हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 से पाठ 1 हमारा सौर मंडल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसका दूसरा लेक्चर होगा। इस दूसरे लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें जानकारियाँ मिलेगी, जो कि मैं विस्तार का क्रम से अध्ययन करूँगा। तो आप लोग लिख लीजिए पाठ 1 यहाँ हमारा सौर मंडल। इसके पहले हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ लिया। सौर परिवार क्या होता है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, सबका विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। जिसमें कितने ग्रह हैं उनकी संख्या को हम लोगों ने देख लिया, और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, और इसमें देखा ये भी कि सूर्य क्या है, तारे क्या हैं, सबको हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। तो चलिए देखते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है, लिख लीजिएगा, ये जो भाग 2 है, आज लेक्चर का हमारा जो भाग है 2 है। तो सब लोग किताब निकाल लीजिए और अपनी किताब को देखते हुए जितना मैं नोट कराऊंगा उसको नोट करते चलिएगा। इसमें किसी तरह का कोई लापरवाही मत कीजिए, जिससे कि आपका पढ़ाई ब्रेक हो। तो क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना है, जितना मैं बोर्ड में बताता हूँ उसको नोट करते चलिए, और फिर घर पर बैठ करके रिवीजन कीजिए। देखिए, मैं बहुत स्लो मीडियम में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, देखते हैं पृथ्वी। हमने बताया था उस दिन ग्रहों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हमारी पृथ्वी क्या है। अर्थ, हेडिंग डालो पृथ्वी। अर्थ। अब सोचिए, ये पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, कभी आप लोगों ने कल्पना किया हुआ है कि नहीं कि क्या सिर्फ इसी पृथ्वी पर ही जीव हैं, या और ग्रह पर जीव क्यों नहीं है? इसका रीजन है। इसके रीजन क्या है, इसके बारे में आप लोग ऊंची कक्षा में पढ़ोगे। फिर भी यहाँ छोटी थोड़ी बहुत जानकारियां दे दूंगा। और पृथ्वी पर ही क्यों सभी जीव रह रहे हैं, पृथ्वी पर ही क्यों लोग आवास बना के रह रहे हैं, पृथ्वी पर ही क्यों जीवन संभव है, सबके लिए एक अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिसको मैं बताऊंगा। तो सूर्य से, जो सूर्य है हमारा, क्योंकि ये सूर्य परिवार, सौर परिवार का ही है, पृथ्वी ग्रह है एक। तो देखते हैं तीसरे नंबर पर, ये सौर परिवार का क्या है, तीसरे नंबर पर लिख लीजिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है, सूर्य से दूरी के क्रम में क्या है, पृथ्वी जो है तीसरा, क्या कहते हैं, ग्रह है। लिखते चलिएगा। देखिए, पृथ्वी 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें देखते हैं कि ये जो सूर्य है, सौर परिवार है, जैसे मान लीजिए सूर्य है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से कितने ग्रह हैं, यहाँ 1 2 3। ये जो तीसरे नंबर पे ग्रह आ रहा है, कौन सा है, पृथ्वी। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। इसको भी जान लीजिएगा। ये क्या है, ये पृथ्वी की विशेषता है, ये पृथ्वी ही। फिर देखते हैं यह आकार में, जो ग्रहों का आकार है उनके क्रम के अनुसार जो पृथ्वी क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो लिखते चलिएगा, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
जो पृथ्वी हमारी है, क्या कहते हैं कि यह आकार में, ग्रहों के आकार के क्रम में अगर हम उसको अरेंज करते हैं, उनको लिखते हैं, इसको सेटल करते हैं, तो यह क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह आ रहा है। कौन सा? पृथ्वी है। इसको नोट कर लीजिए। कहने को तो एक कक्षा 6 का है, लेकिन ये हर कक्षा में काम आएगा, कंपटीशन में भी आएगा काम। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको नोट्स बनाते हुए अच्छे से क्रम से बनाइएगा, ताकि अगली कक्षा में भी आपको काम आए। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको क्रम से लिखते चलिएगा। और फिर देखते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। लेकिन पूर्ण रूप से गोलाकार भी नहीं है, अभी उसके बारे में बताते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार है। और फिर क्या है, यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है थोड़ी सी, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। लिखते चलिए, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। नोट कर लीजिए। देखिए, जो पृथ्वी हमारी है वह गोलाकार है। गोलाकार मीन्स देखिए, ऐसे पूर्ण रूप से एकदम गोल नहीं है, ये हल्का से अंडाकार है, इसको कहते हैं ओवल शेप। तो क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसके आकार को भू आभा आभ कहते हैं। इसलिए इस चपटी होने के कारण पृथ्वी के जो आकार है उसको जियोइड बोलते हैं, हिंदी में भू आभ बोलते हैं। तो लिखो, इसलिए इसके आकार को भू आभ, इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा GEOID, जियोइड कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, लिख तो दिए हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन आगे क्या है इसका, एक क्या है, जियोइड शेप का है। यानी ध्रुवों पर जो है, पृथ्वी में कितने ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखते हैं कि ये ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई है। पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी हुई, इसीलिए इसकी आकृति को क्या कहते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं। इसको नोट करो। और फिर देखिए, अब सोचो, अभी हमने बोला ना कि जीवन कहां संभव है, पृथ्वी पर ही क्यों संभव है, और ग्रहों पर क्या जीवन संभव है, नहीं संभव है। उसके लिए जो परिस्थितियां होती हैं वहां शायद उपलब्ध नहीं है। तो पृथ्वी पर हमारे क्या है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो लिखो, जीवन की अनुकूल, जो जीवन होता है, जीव जो होते हैं कैसे जीवित रहते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, उसके लिए जो उनके लिए फेवर में यानी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, वह सिर्फ किस ग्रह पर उपस्थित है, इसी पृथ्वी पर उपस्थित है। तो लिखो, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर उपलब्ध है। अच्छा, अभी वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, जो खगोल शास्त्री होते हैं वो सब लोग क्या है, लगे हुए हैं, देख रहे हैं और ग्रहों पर जीवन की संभावना है कि नहीं उसकी खोज कर रहे हैं, अनवरत चल रहा। कहीं कहीं कुछ परिस्थितियां मिल रही, कहीं कुछ परिस्थितियां नहीं मिल पा रही, लेकिन हमारी पृथ्वी है जो इस पर जीवन की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उसके लिए आवश्यक होती हैं, सभी परिस्थितियां क्या है, उपलब्ध है। इतना इसको नोट करिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं। चलो आगे बताते हैं अभी पृथ्वी के बारे में, सब नोट करते चलिए। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल, बहुत ही सीधे भाषा में मैं आप लोगों को
पृथ्वी और हमारा जीवन जो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है उसको अच्छे से समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कीजिए, और अगर समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों को बताइए। अब देखिए, पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहते हैं। ये भी एक विशेषता है पृथ्वी की। पृथ्वी को हरित ग्रह कहते हैं। अच्छा, इसको हरित ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि देखते होंगे आप इस पृथ्वी पर बहुत से पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष दिख रहे हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हरित ग्रह कहते हैं। अच्छा, इस पर जीवन भी है इसलिए इसको कहते हैं। अच्छा, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। लिख लीजिए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर क्या है? जल उपस्थित है। क्योंकि जल उपस्थित है। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां से देखते हैं तो पृथ्वी क्या है? नीला हमको दिखाई पड़ता है। ये जो समुद्र में जो पानी है या ध्रुवों पर बर्फ जमे हुए हैं, सब जो जल है, इसकी वजह से क्या हुआ? यह नीला दिखाई देता है। और देखिए, इसका वायुमंडल जो देखते हैं एकदम ब्लैंक काला दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसें हैं, और किसी ग्रह पर गैस हैं, लेकिन कुछ गैसें जो होती हैं जीवन के लिए जो जरूरी होती है, जैसे CO2, O2। CO2 प्लांट्स के लिए होता है अनिवार्य, और O2 जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन ग्रह की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और पौधों के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना जो भोजन बनाते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, जल लगता है, और भी मिनरल्स लगते हैं। तो इस सब के बारे में जो है साइंस में भी पढ़ाया हूँ। तो देखते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहते हैं। और फिर इसको देखते हैं, जब अंतरिक्ष से जल की अधिकता होती है तो इसकी वजह से क्या दिखाई देता है? हमको नीला दिखाई देता है। तो इस तरह हमने पृथ्वी के बारे में जाना। अब चलिए देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। ग्रहों के बारे में बताया था। ग्रहों में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या कहते हैं? जो तारे होते हैं उसके प्रकाश से वे प्रकाशित होते हैं। तो इसके अब लिखिए आप लोग हेडिंग, उपग्रह। पृथ्वी पे ही सब कुछ क्या है? उपलब्ध है। यहाँ तक कि खनिज संसाधन जो उपलब्ध हैं इसी पृथ्वी पर ही हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारा एक विशेष ग्रह, इसको अनोखा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अनोखा ग्रह कहते हैं। अच्छा, इसको अनोखा ग्रह कहने का कारण क्या है? इसमें क्या है? जीवन है। जीवन है, जीव जंतु हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो सबकी सब वजहों से, इन सब कारणों से क्या है? इसको अनोखा ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, अब लिखिए उपग्रह। उपग्रह, सैटेलाइट। अब देखिए, ये उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। तो कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक होते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ चाहे लिख लीजिए, कृत्रिम उपग्रह, और यहां पर देख लेते हैं प्राकृतिक उपग्रह। दो प्रकार के उपग्रह होते हैं। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? जिसको मानव निर्मित करता है। जैसे हम लोगों की शिक्षा के लिए ईडूसैट उपग्रह है। कई प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, जिससे कि हमें क्या करते हैं? सूचनाएं मिलती रहती हैं, और यहाँ तक कि जो दूर संचार सेवाएं हैं इसी उपग्रह के कारण है। और कुछ उपग्रह जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे चंद्रमा किसका उपग्रह है? इसी पृथ्वी का है। तो आप लिखिए ग्रह की परिक्रमा करने वाले, बोलते हैं उपग्रह किसे कहते हैं ना। तो चलो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूं, ग्रह की परिक्रमा।
मैंने कल बताया था परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर होता है। ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो क्या कहते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो लिखो, ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा एक पृथ्वी का मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो किसका उपग्रह है, इसी पृथ्वी का। कैसा है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो हमने बोला, देखा मैंने बोला कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह में देखिए, पहले उपग्रह जान लीजिए कितने प्रकार के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अच्छा, उसकी परिभाषा के हिसाब से अगर देखते हैं तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। और चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। इसको नोट कीजिए। इतने अच्छे समझा दे रहे हैं तो शायद आप लोगों को बढ़िया से विस्तार समझ में आना चाहिए। और किताब निकाल कर अगर बैठ के इसको वीडियो को देखते हो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आता उसको रफ कॉपी में नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको बोलिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, इसको अच्छे से समझाइए। तो इस तरह यह हो गया उपग्रह। अब देखते हैं हम चंद्रमा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा के बारे में देखते हैं चंद्रमा क्या है। अब ग्रह जो होते हैं उपग्रह होते हैं, इन सब में खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसको जान लीजिएगा। दोनों में तारे ही एक ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिसमें क्या होते हैं, सेल्फ लाइट होती है, यानी सेल्फ लाइट वो ओरिजिनेट करते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो, क्या कहते हैं, चंद्रमा। मून। चंद्रमा की कहानियां तो बच्चों को भी सुनाई जाती हैं कि चंदा मामा दूर के। तो ये इसका पृथ्वी से बहुत बढ़िया नाता है। इसको बोलते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग बोलते हैं कि चंदा मामा है। अभी देखिए चंद्रयान-3 भी लॉन्च किया गया, जो कि भारत का एक बहुत ही बड़ा मिशन था, बहुत अच्छे से सफल हुआ। तो क्यों चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया, चंद्रमा की जो वहाँ की प्राकृतिक स्थितियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि वहां पर भी जीवन संभव है कि नहीं संभव है, वहां पे रहने लायक है कि नहीं। यहाँ से पृथ्वी से काफी नजदीक है, देखते होंगे आप। पृथ्वी से नजदीक होने की वजह से रात में जब आकाश में अंधेरा होता है पूरा, जैसे तो हम देखते हैं आकाश में खूब चमकता हुआ बड़ा सा गोला जो दिखता है वो क्या होता है, चंद्रमा होता है। अच्छा, बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि यह पृथ्वी से काफी नजदीक है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब यह पृथ्वी का जो होता है, क्या कहते हैं, व्यास का, जो पृथ्वी का व्यास होता है उसका 1/4 व्यास होता है किसका, चंद्रमा का। तो डायमीटर है पृथ्वी का, चंद्रमा का, वो पृथ्वी के डायमीटर के 1/4 है। तो यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 कौन सा होता है, ये चंद्रमा होता है। तो लिखिए, इसको पहले लिख लेते हैं कि चंद्रमा जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आप लिखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी प्राकृतिक क्या हो गया, नेचुरल। इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल बोलते हैं। यानी जो ह्यूमन मेड होते हैं उसको
आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि चंद्रमा जो हमारी है, क्या कहते हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब लिख लीजिए, और कुछ बातें बता दे रहा हूं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी 1/4 है। यह जो चंद्रमा होता है इसका व्यास जो है कितना है, पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। अब देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है, जो ये पृथ्वी का जो सबसे नजदीक आकाशीय पिंड क्या है, चंद्रमा है। तो लिखो, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, वैसे तो सूर्य भी नजदीक है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड है। जो चंद्रमा है या उपग्रह है पृथ्वी का प्राकृतिक, जो कि क्या है, सर्वाधिक निकट है, यानी सबसे नजदीक है, काफी नजदीक है। क्यों? इसलिए तो देखिए, नजदीक होने की वजह से हमको बड़ा दिखता है रात में। हम देखते हैं, पृथ्वी से जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3 लाख दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ भी सकता है परीक्षा हाल में। तो क्या करते हैं, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। और फिर देखते हैं, जो चंद्रमा है क्या इसका प्रकाश खुद का होता है? नहीं। ये चंद्रमा कैसे प्रकाशित होता है, इसको कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? आपको यही बताना होगा कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि देखिए ग्रहों और उपग्रहों में कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ता है, तो उसी वजह से क्या होता है, वह प्रकाशित होता है। क्योंकि जो है, जब सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ेगा, चंद्रमा पर पड़ेगा, और उससे परावर्तित होकर के वह प्रकाश कहां पर आकर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है। तो पृथ्वी पर पड़ने की वजह से इस पृथ्वी पर क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है। यानी जो पृथ्वी पर लाइट होती है रात में, चांदनी रात होती है, इसी सूर्य के प्रकाश के वजह से होती है। सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ेगा, चंद्रमा पर, चंद्रमा से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। आपको परावर्तन अपवर्तन हमने विज्ञान में भी बताया है। सबसे अधिक परावर्तन कहां पर होता है, चिकनी सतह से, और खुरदरी सतह पर क्या होता है, उतना परावर्तन अच्छा नहीं होता है। अब देखिए, हाँ, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि लिख लो, अच्छा, हाँ, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसकी वजह से, जिस कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आता है। जो जब प्रकाशित होगा वह क्या, चंद्रमा प्रकाशित होगा, वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वो प्रकाश आएगा, और फिर
जिसको क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिस कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चांदनी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूनलाइट, चांदनी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, और एक चीज लिखिए, यह पृथ्वी के सर्वाधिक, जो पृथ्वी हमारी है उससे क्या है, सर्वाधिक नजदीक है। तो यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण रात में, यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण रात्रि में आकाश में क्या करता है, सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला। कोई पूछ सकता है ना कि ये चंद्रमा हमको आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बोलोगे कि क्योंकि वह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है, इसलिए वो हमको क्या होता है, पृथ्वी से हमको देखने पर क्या होता है, काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। तो ये हो गया चंद्रमा की विशेषता। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। इतना इसको नोट कीजिए, तो फिर इसके बाद हम एस्टेरॉइड के बारे में बताते हैं। हो गया, चलिए चलते हैं, अब हम लोग एस्टेरॉइड के बारे में देखते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्षुद्र ग्रह, भाई ग्रह का ही टूटा हुआ भाग होगा तभी तो वो छोटा कहलाएगा। तो ग्रह जो होते हैं आकाश में वो कभी कभी टूटते फूटते रहते हैं, जैसे उसके पार्ट, उसी क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हेडिंग डालिए, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, देखिए ये आकाश में करोड़ों वर्ष पहले जब ग्रह टूट गए थे उसके भाग हैं। वैसे वो जो क्या करते हैं, वो टूटे हुए भाग हैं क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, गति कर रहे हैं। तो लिखिए, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, लिखो मंगल भी ग्रह है ना, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य, एक इनकी कोई संख्या नहीं, असंख्य छोटे छोटे, असंख्य छोटे 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 पिंड पाए जाते हैं। जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, ये पिंड जो हैं ये भी क्या करते हैं, ये सभी जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
अच्छा, परिक्रमा करने के कारण इसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इन्हीं को, जो ये आकाशीय पिंड छोटे छोटे हैं, जो क्या करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ में आया कि मंगल और बृहस्पति, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इनकी कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए गए हैं। उन्हीं पिंडों को जो क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करने के कारण इसको क्या कह रहे हैं? क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं हम। अच्छा, खगोलविद जो कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, जो ग्रह जो टूटे थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जब अंतरिक्ष में, आकाश में क्या कहते हैं, ग्रह जब टूटे थे, उनके टूटे हुए भाग ही क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए। अच्छा, ये क्या है? टूटने के बाद क्या हो गए? बिखर गए। अच्छा, ये बिखरने की वजह से क्या होते हैं? छोटे छोटे हो गए। जो कोई पार्ट होता है, बड़ा पार्ट टूटता है तो छोटा बनता है ना, तो इसीलिए क्या हो, ग्रह जब टूटे और उससे टूटने के बाद वो क्या करते हैं? इसी अंतरिक्ष में ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ऐसे मूव कर रहे हैं। अच्छा, मूव किस तरफ कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। अच्छा, परिक्रमा लगाने की वजह से इसको क्या कह रहे हैं? क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं। अब आगे लिखिए, उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स। इतना इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। देखिए, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? धूल और गैस से निर्मित छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इसको भी जान लीजिए। कभी कभी देखिए, जब ये मूव करते हैं तो आपस में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? उसमें से अग्नि जैसी आग निकलता है, प्रकाश निकलता है। देखिए, कभी दो पत्थरों का आपस में रगड़िए तो उससे क्या होता है? चिंगारी निकलती है, लाइट निकलती है। आज मानव ने भी, लोगों ने क्या किया? सबसे पहले आपकी खोज इसी विधि से द्वारा तो खोजा था। पत्थर को आपस में फ्रिक्शन किए, घर्षण किए, तो वहां देखिए अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये भी फ्रिक्शन करते हैं, तो जिससे क्या करते हैं? अग्नि निकलता है। और ये गैस होते हैं, जिससे कि उसमें आकाश में घूमते रहते हैं। कौन से? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो आप लिखिए पहले उल्का पिंड। हेडिंग डालिए, उल्का पिंड। उल्का पिंड। लिखिए मेटेरॉइड्स। अभी उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड क्या होते हैं, इसको देखिए। देखो, धूल व गैसों से निर्मित, किससे? धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड, अभी बता रहे हैं उल्का पिंड क्या है। अंतरिक्ष में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। अच्छा, घूमते रहते हैं तो इसमें कभी टकराव होगा ना। टकराव होने के बाद क्या होता है? जलने लगते हैं, अग्नि निकल। अच्छा, जो जलने के बाद जो छोटा मोटा टुकड़ा जो बचता है वो पृथ्वी पे जो गिर जाता है, वही क्या होता है? उल्का पिंड कहलाता है। तो देखिए, घूमते रहते हैं। जब ये घूमते घूमते, ध्यान दीजिएगा, जब ये घूमते घूमते क्या कहते हैं? वायुमंडल में, कहां पर? वायुमंडल में। किसके? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं।
तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है ना। तो घर्षण होता है, तो लिखो, तो घर्षण के कारण क्या करेंगे, जलने लगेंगे ना। घर्षण के कारण जलने लगते हैं। यानी जो आकाशीय पिंड है वो घूमता रहता है, घूमते 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 जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें क्या करता है, वो प्रवेश कर जाता है। ये प्रवेश करता है उसमें क्या होते हैं, गैसें होती हैं, तो और ये टुकड़े होते हैं, तो आपस में ये फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन घर्षण करते हैं, जिससे क्या होते हैं, घर्षण की वजह से उसमें क्या होता है, आग लग जाता है, यानी जलने लगता है। और फिर जलने के कारण जिससे क्या कहते हैं, पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगते हैं, पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगते हैं। अच्छा, जब गिरने लगते हैं इसी को क्या कहते हैं, इसी को टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। गिरने लगते हैं तब इसे टूटा हुआ तारा कहते हैं। लोग कहते हैं कि कोई तारा है टूट करके गिर रहा है। और देखते हैं कि जब ये गिरने लगते हैं और फिर उसके बाद इसको टूटा हुआ तारा, लेकिन जब वो जलता है, जो जलने के बाद जो कुछ भाग जो बचा रहता है वो पृथ्वी की ओर गिरता है, उसी को क्या कहते हैं, लिखिए, उल्का पिंड कहते हैं। जलने के बाद बचा हुआ भाग जो पृथ्वी पर गिरता है क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है। देखिए इसको हम बता रहे हैं फिर से, जैसे हमारा अंतरिक्ष है उसमें क्या है, कुछ आकाशीय पिंड है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और गैस हैं, वो सब एक दूसरे से मिलकर बने हैं, धूल के कण हैं, सब मिले, तो वो मूव कर रहे हैं। मूव करते करते उसके बाद वो कुछ समय बाद पृथ्वी को वायुमंडल प्रवेश करते हैं, जहां पर वहां पर भी क्या होता है, धूल के कण और सब कुछ कण हैं, गैसें हैं, सब जब प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है, रगड़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें आग लग जाता है। अरे जब आग लग जाता है ये गति करता हुआ, इसी को क्या कहते हैं, पुच्छल तारा भी, यानी सॉरी, इसको टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। अच्छा, जब जलने के बाद, यानी जो जलने के बाद जो भाग बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इसको इतना नोट कर लो। हो गया, चलो। अब मैं आपको पुच्छल तारे के बारे में बताता हूं। हेडिंग डालिए पुच्छल तारा। चलो लिखो पुच्छल तारे, कॉमेट्स। कॉमेट्स। अब सोचो ये पुच्छल तारे क्या होते हैं। लोग सोचते होंगे ऐसे तारे जिसमें पूंछ होता है, उसी को पुच्छल तारे कहते हैं, लेकिन इसका रीजन कुछ और है। देखिए, इसी को बोलते हैं धूमकेतु भी बोलते हैं।
धूम केतु, ठीक, इसी को धूमकेतु भी कहते हैं। अभी क्या होते हैं तो लिखो, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु। देखो ये पुच्छल तारे या धूमकेतु क्या होते हैं? चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। तो लिखो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से के बने आकाशीय पिंड होते हैं। लिखते चलो, आकाशीय पिंड। पुच्छल तारे क्या होते हैं? पुच्छल तारे या धूमकेतु जो होते हैं क्या होते हैं? चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में क्या होते हैं? घूमते हुए सूर्य के पास चले जाते हैं, और सूर्य के पास जब जाते हैं, सूर्य के ताप के कारण क्या होता है? इनकी गैसें, धूल और बर्फ क्या होते हैं? वाष्प में बदल जाती हैं। भाई जब इस सूर्य के पास जाओगे, कोई भी पदार्थ ले जाते हैं किसी गर्म पदार्थ के पास, यानी जैसे आग के पास ले जाओगे तो क्या होगा? वह पिघलने लगेगा या जलने लगेगा। तो ये बर्फ रहता है, क्या होता है? जब पिघलता है तो किसमें चेंज होगा? पहले लिक्विड में, लिक्विड से सीधे किसमें चेंज हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? यार गैसों में बदलने लगते हैं। अच्छा, गैसों में बदलते हैं, यही जो वाष्प मुख्य रूप से पिंड की लंबी सी चमकीली क्या बनाती है? पूंछ जैसी एक संरचना बना लेती है। और इसी चमकीली संरचना, जैसे मान लीजिए सनलाइट है, सन है, यहाँ सन है, इसके पास से कोई जैसे पिंड जा रहा है, और जैसे इसके पास आएगा तो पिघलने लगेगा। अब ये देखिए इसका, तो ये क्या कहते हैं? इसका जो अग्र भाग होता है और जो पीछे वाला भाग होता है, ये क्या होता है? यही पुच्छल तारा होता है। यानी जो होता है पुच्छल तारे का सिरा जो होता है किसकी तरफ होता है? सूर्य की तरफ होता है। और जो उसका जो पूछ होता है उस तारे का पिछला भाग होता है वो पीछे की तरफ होता है। ये देखते हैं। और गुरुत्वाकर्षण कारण क्या होता है? जो इसका सिरा होता है किसकी तरफ रहेगा? सूर्य की तरफ रहेगा ना। हमने बोला था इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन में, तो इसके पहले जब बताया था, क्योंकि सभी ग्रह क्या होते हैं? इसी वजह से सूर्य से एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है, यानी अट्रैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। और ये पूंछ ही है जो बाहर रहती है, ये हमको चमकती हुई दिखाई देती है, और इसी चमकते हुए भाग को हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। अब सोचो, एक और चीज बता दे रहा हूं, प्रकाश वर्ष क्या होता है? लिख लो चाहे, या वैसे ही बता दे रहे हैं। ये प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, इसको हेडिंग डाल लीजिए। ये प्रकाश वर्ष क्या होते हैं? तो लिखो लाइट ईयर। देखो यह दूरी मापने की एक क्या है? इकाई है। क्या है? यह दूरी। ये दूरी किसकी होती है? आकाशीय पिंडों की। ये दूरी मापने की एक इकाई है, यूनिट है। इसे हम लोग किसी पदार्थ का वजन मापते हैं तो केजी में मापते हैं, या लीटर में भी देखते हैं। इसको लिक्विड है, उस पदार्थ की अवस्था के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। उसी हिसाब से जो डिस्टेंस हम लोग मापते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं जो दूरी मापते हैं किलोमीटर मापते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के बीच की जो दूरी होती है उसको किससे मापते हो? इसी प्रकाश वर्ष से। तो लिखो कि यह दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है। अब देखो,
प्रकाश द्वारा क्या होता है, प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई कुल दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो हम चलो यहां लिख दे रहे हैं, प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में, ध्यान दीजिएगा अंतरिक्ष की बात हो रही, अंतरिक्ष में 1 वर्ष में, किसमें, 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो लिखो प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। देखो जो प्रकाश होता है अंतरिक्ष में मूव करता है, गति करता है, तो यानी 1 वर्ष में कितनी वो दूरी जा रही है, वही उसकी दूरी जो हो जाती है उसका क्या होता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। भाई प्रकाश वर्ष, प्रकाश से समझ लीजिए लाइट जो होती है जितना मूव करती है इन 1 ईयर इज नोन एज द लाइट ईयर। ठीक है, अच्छा एक प्रकाश वर्ष देखिए कितना होता है, लगभग 946 खरब। एक प्रकाश वर्ष होता है, कितना होता है, 946 खरब किलोमीटर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितना होता है, 946 खरब किलोमीटर, यानी 9.46 ट्रिलियन, 9.46 ट्रिलियन, खरब को ट्रिलियन। ठीक है, इतना किलोमीटर जो दूरी होगी वह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आकाश गंगाओं की दूरी को मापने के लिए जो आकाशीय पिंड होते हैं। हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना लग जाता है, 1 वर्ष लग जाता है। तो आकाश गंगा है उसकी दूरी मापना है अगर, तो इतना बड़ा है कि अगर हम लोग एक सिरे से, यहां से मान लीजिए एक सिरे से इस सिरे तक पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंचने में कितना लग जाएगा, 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाख वर्ष। वाह भाई, 1 लाख वर्ष लग जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इतना देखें हम लोगों ने, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज विस्तार से अध्ययन किया, जो कि इस तरह हमारा इकाई यानी पाठ 1 हमारा सौरमंडल भाग 2 लेक्चर में समाप्त होता है। और जो कुछ छूट गया होगा उसको आप किताब से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी क्या है और चंद्रमा क्या है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या है, चैनल बने रहने के लिए, अगर चैनल हमारा एक क्लास पसंद आया आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।